प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। बुजुर्ग सम्मान पेंशन को लेकर के एक बार फिर से प्रदेश का सियासी पारा हाई है। विपक्ष गठबंधन सरकार को 5100 का वादा याद दिला रहा है। सवाल यह भी है कि बुजुर्गों से यह किया गया वादा आखिर पूरा कब होगा। अब लगातार उठ रहे इन सवालों पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जन सम्मान रैली के मंच से इसको लेकर के जवाब दिया। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि ज्यादातर हमने जो वादे किए उनको हम पूरा कर चुके हैं, लेकिन पेंशन की टीस हमें भी है, लेकिन अभी 2 साल बाकी है और पेंशन बढ़वा कर ही छोड़ूंगा। तो पत्रकार साथी बारी कहते हैं कि 5100 कब होगी। मैं सच बोलता हूं, टीस मेरे भी दिल में है और उसको बुझने नहीं दूंगा। ये वादा है, 2 साल से कम समय बचा है। आज वादा करके जा रहा हूं, इसको बढ़ाकर मनवा कर छोड़ूंगा। तो पत्रकार साथी बारी कहते हैं कि 5100 कब होगी। मैं सच बोलता हूं, टीस मेरे भी दिल में है और उसको बुझने नहीं दूंगा। ये वादा है, 2 साल से कम समय बचा है। आज वादा करके जा रहा हूं, इसको बढ़ाकर मनवा कर छोड़ूंगा। वहीं बुढ़ापा पेंशन को लेकर के दिग्विजय चौटाला ने भी क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। नहीं, रोक मैं तो सरकार में हूं नहीं, मैं तो पार्टी में हूं। मेरी इच्छा ये है कि बुजुर्गों की पेंशन 5100 हो और उसके लिए 2024 का इंतजार ना करना पड़े। मेरी सोच है कि वो जल्द से जल्द हो, इस साल हो या अगले साल हो जाए। बुजुर्ग भी, हम जब गांव में जाते हैं तो हमारे से पूछते हैं सवाल को, तो हमें उनको जवाब देना है। और जब सहमति 2 पार्टियों के बीच में बनी थी तो इस बात को लेकर के बनी थी कि 5100 पेंशन होगी। एक मुश्त नहीं, उसको जो है ना सामान्य तौर पर हर वर्ष बढ़ाया जाएगा, मगर जितनी बढ़ाई जानी चाहिए थी उतनी अभी तक नहीं बढ़ी। इस वर्ष की पेंशन भी नहीं आई, बढ़ी नहीं है मतलब। तो वो इन चीज़ों को लेकर के दुख तो होता ही है और निश्चित तौर पर हम किसी भी चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, इस चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर। तो वहीं इनेलो नेता अभय चौटाला पेंशन को लेकर के लगातार सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर को एक काम करना चाहिए। वो कहता है मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर हूं, रोजाना बात करता है हमारी सरकार हमारी सरकार। तो सरकार ने उसकी बात क्यों नहीं मानी? उसने जब समर्थन दिया तब ये शर्त रखी क्यों नहीं कि हमारी ये जो घोषणा है इनको आपको लागू करना होगा। फिर अगर उसकी कोई मानता ही नहीं तो फिर किस लिए चिपका बैठा है? छोड़ देनी चाहिए, फिर सरकार से बाहर आ जाना चाहिए, कहना चाहिए कि हमारी सुनवाई नहीं है। अब ये इस तरह की बकवासबाजी करके कहीं उंगली कटा करके शहीद होना चाहते हैं। हम तो आपके लिए बाहर आ रहे हैं सत्ता से, और अब इनका नंबर लगा है। अब कितने दिन और चले? मेरी ख्याल ये साल नहीं निकलेगा। डिप्टी तो कुल मिलाकर के प्रदेश के अंदर आप देख रहे हैं कि बुढ़ापा सम्मान पेंशन को लेकर के सियासी पारा हाई है। लेकिन बुढ़ापा सम्मान पेंशन दरअसल है क्या और इसको लेकर के जो राजनीति हो रही है, एक बार ग्राफिक के जरिए पहले आपको समझा देते हैं, इसको समझिए। पहले बुढ़ापा सम्मान पेंशन के बारे में सबसे पहले महत्वपूर्ण बातें आपको बताते हैं। पेंशन योजना यह है कि जरूरतमंद जो बुजुर्ग हैं उनको आर्थिक तौर पर राहत मिले। समाज के जो गरीब वर्ग के बुजुर्ग हैं उनके लिए इस पेंशन योजना की शुरुआत हरियाणा प्रदेश के अंदर हुई। खेतीहर मजदूर, ग्रामीण कारीगर, SC BC और छोटी और सीमांत जो किसान हैं, इन सब के लिए पेंशन की शुरुआत हुई 1991 में। ये शुरुआत होती है, यानी कि बुढ़ापा पेंशन 91 से इसकी शुरुआत हुई। अब इसे बुढ़ापा सम्मान भत्ता योजना कहा जाता है, यानी कि 91 में ये शुरू हुआ, लेकिन अब सम्मान भत्ते के नाम से इसको हम जानते हैं। 1 जुलाई 1991 से इस स्कीम की शुरुआत हुई ताकि जो गरीब बुजुर्ग हैं उनको आर्थिक तौर पर कुछ सबलता प्रदान की जा सके। 65 की जगह इसमें जो आयु है वो 60 की गई। अब हिसाब भी आप देख लीजिए, 19 और 20 में अगर आप देखेंगे तो 17,01,761 लाभार्थी रहे। इसके बजट था इसका 4,070 करोड़ का और खर्च हुआ 3,616.14 करोड़। 20-21 में देखिए ये बढ़ी, यानी कि 17,12,934 जो लाभार्थी हैं वो हो गए। फिर इसमें बजट जो था वो भी देखिए बढ़ा है, ये हो गया 4,619.55 करोड़ और खर्च हुआ 4,619.55 करोड़, यानी कि जितना बढ़ाया उतना पूरा दिया गया। 2122 में देखिए
17,59,674। ये संख्या भी आप देखिए लाभार्थियों की बढ़ी है। इसके बाद बजट आप देखेंगे, बजट भी बढ़ा, यहां हो गया ये 5,576.85 करोड़ और जो खर्च हुआ वो 5,159.46 करोड़ का 22-23 में। आइए ये जो आंकड़े, ये 17,43,366, 5,400 करोड़ का बजट है, 870.71 करोड़ ये अभी तक इसमें खर्च हुए हैं। इतिहास आप देखिए विकास पेंशन का कैसा रहा है, 91 से 100 रुपए से, फिर नवंबर में अगर आप आएंगे तो वो और आगे बढ़ी। फिर आप देखिए 2009, 14 और 15 के भी आंकड़े दिखा रहे हैं, 500 से 700 हुई, 14 में फिर ये और बढ़ती है और उसके बाद ये आगे बढ़ती हुई अब जो पेंशन है उसको 5100 तक किए जाने की बात कही जा रही है। तो 100 रुपए से जो पेंशन जो सम्मान के तौर पर बुजुर्गों को दी जा रही थी, आज उसको 5100 किए जाने को लेकर के ही आप देख रहे हैं कि प्रदेश के अंदर जो राजनीति है वो गरमाई हुई है। 2015 तक का डाटा हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए 1200 रुपए तक, और 1200 से फिर ये बढ़ करके 17 तक 1800 रुपए हुई और अब धीरे धीरे करके इसको और बढ़ाया जा रहा है, ले जाना है इसको 5100 तक। और अभी आप देखें तो 2500 तक ये जो पेंशन है वो पहुंची है, यानी कि अभी भी 2 साल का जो समय है उसमें ये कैसे 5100 तक जाएगी, शायद इसी को लेकर के एक बड़ा सवाल है। और इसीलिए इसको लेकर के जो राजनीति है वो आप देख रहे हैं कि हो रही है। सवाल विपक्ष उठा रहा है, इसका जवाब सत्ता पक्ष की तरफ से दिया जा रहा है। अब आज की बड़ी बहस का सवाल है, उस पर नजर डालते हैं, उसके बाद आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा की शुरुआत करेंगे। सवाल बड़ी बहस का पहला यही है कि 5100 का वादा क्या है गठबंधन सरकार का इरादा, क्योंकि आज पेंशन को लेकर के खुद डिप्टी सीएम आपने देखा कि जनसम्मान रैली में बोलते हुए नजर आए। दूसरा सवाल यह है कि बुढ़ापा सम्मान पेंशन के नाम पर आखिर ये जो सियासत हो रही है इसके मायने क्या है, ये भी समझेंगे। और तीसरा सवाल यह है कि पेंशन के सहारे और जो सियासी टेंशन बढ़ रही है इसके मायने भी क्या है, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं पेंशन से संबंधित, ये अपने आप में बहुत अहम है। और देखना यह है कि जो वादा किया गया अब इसको पूरा कैसे किया जाएगा। कुछ मेहमान अभी मेरे साथ जुड़े हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। सत्यव्रत शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। सत्यव्रत शास्त्री जी स्वागत आपका। रविंद्र ढूल जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। विजेंद्र रेड्डी जी हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से जुड़े हुए हैं। आप तीनों लोगों का स्वागत है। और कुछ देर में जननायक जनता पार्टी के भी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, हम उनके साथ भी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। शास्त्री जी आपके ही पास आते हैं। आज तो हालांकि मौका था, हम लोगों ने देखा स्थापना दिवस जननायक जनता पार्टी का, लेकिन उस मंच से जो बात कही डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने 5100 के पेंशन को लेकर के कि टीस है उनके अंदर और वो ये चाहते हैं कि 24 से पहले ये हो जाए और वो करवा के जाएंगे। पेंशन को लेकर के इस समय जो तमाम आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं इसको आप कैसे देखते हैं, और जो 5100 की बात है कैसे ये पूरा होगा? जी, लोक नायक जनता पार्टी जेजेपी एक राजनीतिक पार्टी है और वो अपने वोटर और कार्यकर्ता के साथ जिस प्रकार का संबंध और व्यवहार चाहते हैं उसका प्रकटीकरण इस प्रकार के कार्यक्रमों के अंदर होता है। वास्तव में उन्होंने वादा किया था, गठबंधन की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी इसके प्रति हमेशा पॉजिटिव, जो भी जन कल्याण की नीतियां, पॉलिसियां, योजनाएं या जो आवश्यकता है उसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से ज्यादा संजीदगी के साथ मुझे लगता है नहीं कि आज तक किसी मुख्यमंत्री ने इस प्रकार का काम किया हो। जिस प्रकार से एक परिवार पहचान के माध्यम से गरीब की पहचान करना, उनके लिए संबंधित अधिकारियों को और उनके काम को लेकर एक सूचीबद्ध कार्यक्रम तैयार करना और उसी प्रकार के आधार के ऊपर यानी तो गरीबी उन्मूलन का काम है, उस गरीबी उन्मूलन के प्रति जो निष्ठा माननीय मुख्यमंत्री जी की है, उसी के साथ हम मानते हैं कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी की भी अपनी एक व्यथा कथा है, जिसको राजनीतिक मजबूरी कहें या उनका एजेंडा कहें, लेकिन वो एक साझला कार्यक्रम है। उसके नाते समय के साथ इन सब चीजों को ठीक किया जाएगा। लेकिन उनका बयान ये एक राजनीतिक कार्यक्रम में अपने पार्टी के और अपने हित चिंतकों के पास दिया गया बयान है, इसको उसी दृष्टि से देखना चाहिए। और हरियाणा की जनता को 5,5100 की बात नहीं है, जिस भी गरीब परिवार को जितनी भी केवल 5,000 से उसका काम पूरा हो जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन जिस भी गरीब परिवार को इस प्रकार की आर्थिक सहायता की आवश्यकता है, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी सबका साथ और सबका विकास का जो नारा दिया है उसको पहचान करके अपने संपूर्ण संसाधनों को गरीब के हित में समर्पित करके ये सरकार चल रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी का
बयान भी आपने उस समय सुना होगा कि मेरी ये सरकार गरीब कल्याण के लिए समर्पित सरकार है, और उसी के तहत जितनी योजनाएं हैं, बिल्कुल सही बात है। उनके देखिए माध्यम शास्त्री जी, क्योंकि जब गठबंधन के अंदर हैं तो जाहिर है, और कई बार हम लोग मंच पर भी सुन चुके हैं और खुद डिप्टी सीएम या मुख्यमंत्री खुद कह चुके हैं कि भाई सरकार का एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, जब सहयोगी हैं उनको भी साथ में लेकर चलेंगे। उनके एजेंडे में भी जो था और आपके एजेंडे में भी जो है, उसके बीच का एक रास्ता है आप लोगों के पास में। लेकिन अगर ये कहा जाने लगे विपक्ष की तरफ से कि आप लोग वादे पूरे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कॉमन मिनिमम के तहत भी जो वादे हैं, अगर आपने कहा कि पेंशन आप बढ़ाएंगे 5100 तक ले जाएंगे, या आपने जो भी वादा किया उसको लेकर के वहां तक पहुंचने में आप समय चूंकि 2 साल का रह गया, इसलिए कहना यह है कि आप लोग वादे जो कर रहे हैं उसको आप पूरा नहीं करने वाले हैं। ये जो आरोप विपक्ष लगा रहा है, इसको फिर कैसे देखेंगे आप, और कैसे इसको आप काउंटर करेंगे? देखिए आयुष जी, अभी समय 2 साल का है, और 2 साल के 5 साल का कार्यकाल होता है, 5 साल के लिए वादे किए जाते हैं। कुछ वादों की शुरुआत बहुत समय पहले हो गई, कुछ की शुरुआत है, और कुछ को अभी पाइपलाइन के अंदर लाकर आगे आने वाले समय के अंदर हम इसको करेंगे। जो भी वादे जिस प्रकार के भी हमने किए हैं, उन सब वादों को इसलिए किया था कि वो करने हैं, और इसलिए करने हैं क्योंकि समाज देश के लोगों को उसकी आवश्यकता है। ये केवल राजनीतिक मजबूरी नहीं है, ये एक समाज के और उस अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की आवश्यकता भी है। इसलिए दोनों प्रकार से उसको सम्मान ये चीज मिले, इसलिए उसको सम्मान भत्ता भी कहा है। और समाज का हर व्यक्ति अपने आप को मुख्य धारा के अंदर और समाज के बाकी हिस्सों के साथ अपने आप को जुड़ा हुआ देखे, इसके राज्य व्यवस्था की आवश्यकता होती है। उसके कारण से भी ये होने चाहिए और होंगे, ये मैं आपसे भी वादा करता हूं। रविंद्र ढुल जी, क्योंकि पेंशन को लेकर के हम लोग देख रहे हैं लगातार, और पेंशन ही नहीं, वादे जो किए गए या चुनावी वादे जो होते हैं अमूमन, क्योंकि अब 2 साल का वक्त रह गया है, पेंशन को लेकर के जो बातें इस समय कही जा रही हैं, कैसे आप इसको देखते हैं? 2 साल का समय है, 5100 हम कर देंगे या मैं करवा के जाऊंगा, ये बात दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं, इसके क्या मायने? देखिए, इनके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंदर ये इन्होंने डाला था। मुझे बड़ी हैरानी की बात है कि ना तो जेजेपी के मैनिफेस्टो में, ना ही बीजेपी के मैनिफेस्टो में जी आवाज आ रही है। हेलो जी शास्त्री जी, मैं सही करवाता हूं, ढुल साहब आप अपनी बात रखें। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो इनके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंदर थी ये बात, जब इनकी सरकार बनी थी, बड़ा स्पष्ट तौर पर पहली बात ये है कि जेजेपी के मैनिफेस्टो में ऐसा कुछ नहीं लिखा था कि भाई साल के अंदर हम बढ़ाते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा करके इलेक्शन ईयर में पूरा बढ़ा देंगे। ये जो चीजें हो रही है, एक प्रकार से मैं मानता हूँ कि इन्होंने अपने खुद के पार्टी मैनिफेस्टो उसको पूरा करने का काम नहीं किया, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करके जो सरकार बनाई थी, अब जो है क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे इनको जनता को जवाब देना है, तो हताशा में कही हुई बातें हैं ताकि सरकार को मजबूर किया जा सके। बिल्कुल पहली कलम से ही इस चीज के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए था। और जब जेजेपी के पास में 10 विधायक थे, बावजूद उसके यदि जेजेपी जो है उन 10 विधायकों के साथ में जब पार्टी को समर्थन देती है, भाजपा को पार्टी के अंदर शामिल, अपने सरकार के अंदर शामिल होती है और इतने भारी भरकम मंत्रालय के साथ में शामिल होती है, तो उसमें इनकी बात ना माने जाना ये बड़ी हैरानी जताता है कि एक्चुअल में जेजेपी की कोई वैल्यू भी है या नहीं सरकार के अंदर, कि या इनकी बात की या इनके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। मैं तो इनके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन की जो कमेटी बनी थी उसी का इंतजार कर रहा हूँ कि कब कहाँ कितनी मीटिंगें हुई हैं। हमारे पास में तो सार्वजनिक स्तर पे तो उसकी कोई जानकारी नहीं है। शुरुआत में मेंबर तो इन्होंने 2-3 बना दिए थे कि भाई हम फेज वाइज सब चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहे थे, जनता के साथ में आपने झूठा वायदा करके, भाजपा का विरोध करके, झूठा वायदा करके सरकार के अंदर, भाजपा सरकार के अंदर शामिल होने का आपने जो काम किया, और उसके बाद अपने मैनिफेस्टो को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कौन सी मजबूरी है? आप जाकर के सरकार से बाहर निकल जाइए ना। ये बार बार हर बार हर रैली पे, हर सार्वजनिक मंच पे भाजपा को धमकी देने का काम करते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अरे करिए भैया, आपका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, आपका खुद का मैनिफेस्टो था। नहीं, लेकिन गठबंधन को लेकर के तो स्पष्ट किया भाई। अजय चौटाला तो खुद कह रहे थे कि देखिए, विपक्षी कहते थे कि गठबंधन हमारा 2 दिन चलेगा, 5 महीने चलेगा, 6 महीने चलेगा, हम अभी भी गठबंधन में और हम गठबंधन में ही रहेंगे। तो गठबंधन को लेकर के तो सवाल नहीं है, लेकिन हाँ, आपने ये कहा कि इन्होंने खासतौर से जननायक जनता पार्टी ने जो वादे किए, पेंशन का वादा किया, तो आप उसको पूरा नहीं कर रहे हैं। उस पर तर्क उनका यह है कि हमने तो कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, यानी कि अगर हम फुल मेजोरिटी के साथ होते तो हम पहली कलम से कर देते। अब कॉमन मिनिमम के तहत जो सेट होगा, हम तो उसी आधार पर चलेंगे। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में जो चीज सेट हुई थी वो भी पूरी कहां इंप्लीमेंट हो रही है? और जब इंप्लीमेंट हो ही रही है, तो ये फिर सार्वजनिक स्तर पे राजनीतिक इस प्रकार की भाषणबाजी काहे हो रही है? फिर
मैं तो जेजेपी से केवल एक बात पूछना चाहूंगा कि आपने कॉम्प्रोमाइज क्यों किया। मैं इसके अलावा कुछ भी बात नहीं पूछना चाहता इनसे। ठीक है, चलिए हम कोशिश करेंगे हमारे साथ जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता हमको ज्वाइन करें तो भाई उन तक मैं ये सवाल पहुंचाऊं आपका। लेकिन उससे पहले विजेंद्र रेड्डी जी, अभी हम लोग सुन रहे थे और खासतौर से अभय चौटाला कह रहे थे कि डिप्टी सीएम की अगर कुछ चलती नहीं है या उनकी बात सुनी नहीं जा रही तो उनको छोड़ देना चाहिए, पद ही छोड़ देना चाहिए, सरकार से बाहर आ जाना चाहिए। लेकिन कहना यह है डिप्टी सीएम का कि हम अपने वादे पर आज भी हैं और 2 साल अभी हमारे पास हैं, जो हमने वादा किया हम वो पूरा करके जाएंगे। कैसे इसको देखा जाए? का भी बयान सुना था, उसको मैं सुन रहा था और वो स्पष्ट रूप से कह रहे थे कि जब हमारा गठबंधन बना था और जो कॉमन प्रोग्राम हमारा बना था, मिनिमम कॉमन प्रोग्राम, उसमें ये बात तय पाई गई थी कि 5100 रुपए पेंशन की जाए। स्पष्ट रूप से अभी आपने ही सुनवाया है दिग्विजय जी को, वो कहते हैं कि स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ये तय हुआ था कि 5100 रुपए हम पेंशन करेंगे। अब ये तय हो चुका है तो अभय सिंह जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब तय होगा तो लागू क्यों नहीं करवा रहे? और लागू नहीं हो रही है तो या तो जेजेपी झूठ बोल रही है या फिर बीजेपी झूठ बोल रही है। अगर तय हुआ और बीजेपी लागू नहीं कर रही तो फिर बिल्कुल इनको उनके साथ बने नहीं रहना चाहिए। जो तय गठबंधन के समय जो शर्तें खुली थी और वो भी लागू नहीं करे और जितना अहम मुद्दा है तो फिर वास्तव में बिल्कुल अभय सिंह जी का कहना चाहिए कि इनके साथ क्यों बैठे हैं, जब इनकी बात ही नहीं मानी जा रही तो सरकार में रहने का कोई हक नहीं है। देखिए दूसरी बात इसमें क्या है, आयुष जी, इन्होंने जो कहा था, अभी आपने आंकड़े दिखाए, ग्राफिक के जरिए आपने बहुत सारी बातें बताई, मैंने बड़े ध्यान से उनको सुना। तो इसमें एक बात ये बढ़ करके आई कि जैसे आपने अभी दिखाया कि 2022-23 में 17,43,000 समथिंग वृद्धों को पेंशन दी जा रही है और 21-22 में 17,59,600 कुछ को पेंशन दी जा रही है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पॉपुलेशन हरियाणा की बढ़ रही है और वृद्धों की संख्या घट रही है, पेंशन बेनिफिशियरी जो है उनकी संख्या घट रही है, तो इससे साफ स्पष्ट हो गया है कि इन्होंने बहुत सारे बुजुर्गों की पेंशन को काटने का काम किया है। और वो जो काटी गई है उसका भी आधार मैं आपको बता रहा हूँ। दाऊद लाल जी ने जब बुजुर्गों के लिए ये सम्मान भत्ता लागू करने का काम किया था, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था, उस टाइम हम कॉलेज में पढ़ा करते थे और हम सुना करते थे, दाऊद लाल ने कहा था चाहे कोई करोड़पति बेटे का बाप क्यों ना हो, ये सम्मान भत्ता वो लेना चाहेगा तो उसको मिले। लेकिन आज इस सरकार ने इस वृद्धावस्था पेंशन को आय के साथ जोड़ करके ऐसे बुजुर्गों की पेंशन काटने का काम किया है जो बेचारे परेशान हैं, दुखी हैं और पेंशन काट करके उनको और ज्यादा कष्ट पहुंचाने का काम किया है। तो ये जहां पेंशन बनाने की बात करते हैं वही काटने का काम करते हैं। ये दूसरी बात, खुद ये तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि खुद जो भारतीय जनता पार्टी का जन संकल्प घोषणा पत्र था उसमें इन्होंने घोषणा की थी यदि हम चंडीगढ़ जाते तो जाते ही पहली कलम से 3100 रुपए पेंशन करने का काम करें। और उसके बाद बैठने के बाद इन्होंने जो है ना 3100 को 250 रुपए, वो भी क्योंकि दोनों को संतुष्ट करने के लिए इन्होंने 250 रुपए इंक्रीमेंट पर ईयर देने का काम किया, जबकि इन्होंने घोषणा की थी बैठते ही हम 3100 रुपए करने का काम करेंगे। वो कितना बड़ा नुकसान जो है बुजुर्गों को इन्होंने देने का काम किया। और नेक्स्ट बात आयुष जी, देखिए अभी हमारे सत्यव्रत शास्त्री जी बड़े बढ़िया प्रवक्ता हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये बार बार कहते हैं कि हम 2,500 रुपए दे रहे हैं, 2,500 रुपए दे रहे हैं। ठीक है, आप 2,500 रुपए दे रहे हैं, नो डाउट, इट इज ऑन रिकॉर्ड। जो 2002 में 300 रुपए चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने ये पेंशन की थी, 2002 के 300 रुपए और आज के 250 रुपए, कोई भी अनपढ़ व्यक्ति भी कहेगा उस टाइम के जो 300 रुपए थे वो कम से कम जो ना 7-8 हजार के बराबर आज उस टाइम काम करते थे, जो आज 2,500 कर रहे हैं। यदि हम इस पेंशन को कंपेयर कर लें महंगाई के साथ, जो डियरनेस हुई है हमारी, जो महंगाई बढ़ी है उसके साथ हम कंपेयर करें तो ये बहुत ही कम, 300 रुपए से भी कम बनती है। ये इनका हक बनता था बुजुर्गों का इस महंगाई के दौर में, जब सब कुछ इतने ऊंचे रेटों पर जा चुके। नहीं, लेकिन रेड्डी साहब देखिए बात आपकी बिल्कुल सही है। आप कह रहे हैं कि अगर हम कंपैरिजन करें, प्रोपोर्शनेट हम देखेंगे तो उस तरीके से नहीं है, लेकिन अभी मुकर कहां रहे हैं? तो कह हमारे पास 2 साल है, हम तो बढ़ाएंगे। हमने ये तो नहीं कहा कि हम आते ही पहले दिन पर कलम से कर देंगे। अगर जननायक जनता पार्टी कह रही है तो वो मेजोरिटी में अगर आ जाते, उनका सीएम होता, तो वो इस बात को आप क्वेश्चन कर सकते थे कि आपने क्यों नहीं किया पहली कलम से। तो ये भी बड़े शर्म आनी चाहिए इस सरकार को, क्या ये वृद्धों की पेंशन के ऊपर भी राजनीति करेंगे?
क्या इलेक्शन ईयर में ही एकदम इनको बढ़ाने का काम करेंगे? लेकिन हम तो फिर भी स्वागत करेंगे अगर बढ़ाते हैं। क्या ठीक है, आप करें, आप स्वागत करेंगे। सत्यव्रत शास्त्री जी, शास्त्री जी, बस क्या ये ठीक है। बूढ़ों की भी पेंशन शास्त्री के जी, ऊपर वोट एक की तो राजनीति कॉमन करना मिनिमम चाह रहे हैं। प्रोग्राम को लेकर एक के तो सवाल गलत उठाया रविंद्र ढुल जी ने। उन्होंने कहा कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत आपका क्या हुआ उसका कोई किसी के पास कोई जानकारी नहीं। और दूसरा ये, अगर आप कह भी रहे हैं, आज भी कायम है कि 5100 पर आप जाएंगे, तो वो कब होगा? क्या बिल्कुल चुनावी साल में जाके करेंगे? देखिए, ये एक सरकार का एक आंतरिक विषय है, उसके ऊपर मैं इतना नहीं बोल पाऊंगा कि कब और कितना बढ़ेगा। लेकिन मैं इस बात की पार्टी के प्रवक्ता के रूप में कहता हूं कि जो चुनावी वादे हैं उनको समय सीमा के बीच पूरा किया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, मिनिमम प्रोग्राम जजपा और भाजपा के बीच का था। कुछ चीजें स्पष्ट तौर पर होती हैं, कुछ चीजें परस्पर संबंध की बात होती है। तो मुझे लगता है कि बाकी सब चीजों पर समय समय पर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी बैठकर बातचीत करते हैं और जिस समय जो चीजें के करने की होती हैं वो करते हैं। केवल पेंशन का विषय है वो, बाकी तो कोई ऐसा विषय आया नहीं है कि जिसके पास किसी प्रकार का कोई मतभेद हो। और इस पर भी इतना सारा दबाव मैं नहीं मानता कि जो संसाधन और कोरोना काल का जो कालखंड जिस प्रकार से बीता है उसके साथ हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये कोई ऐसा विषय नहीं है कि जिसको हम आज ये कहें कि चुनावी वादा पूरा नहीं हुआ। ये आज का बयान मैंने पहले भी कहा, फिर दोबारा कह रहा हूं, ये एक राजनीतिक पार्टी के मुखिया के द्वारा अपने कार्यकर्ताओं और अपने मतदाताओं के प्रति जो वादा किया उसको याद दिलाना और उसको याद रखने है, मुझे याद, इस बात को एहसास कराने के बीच का बयान है। पार्टी जो संगठन के आधार पर जो गठबंधन की सरकार है उसके सब चीजों किसी प्रकार मतभेद नहीं है। सब प्रकार से ठीक व्यवस्था के तहत गठबंधन का आधार भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर पर चला रही है और जजपा से जो समर्थन की और विश्वास की आवश्यकता पड़ती है समय समय पर वो भी इस प्रकार का प्रदर्शन करते हैं कि गठबंधन एक मजबूत धरातल लेकर चला है। और हरियाणा की तात्कालिक आवश्यकता थी। हमने राजनीतिक चीटिंग नहीं की, राजनीतिक धोखापट्टी नहीं की, हमने एक राजनीतिक हिस्सेदारी के तहत जजपा के साथ बातचीत की। रविंद्र ढुल जी की जिस पार्टी की बात कर रहे हैं उन्होंने, उनकी स्थिति भी 2009 में इस प्रकार की थी जब उन्होंने हित जनता पार्टी के साथ जो जनहित कांग्रेस की थी उस समय उस पार्टी का किस प्रकार से दुरुपयोग करके, किस प्रकार के लोकतंत्र की हत्या करके उन्होंने चलाया, वो चीजें भारतीय जनता पार्टी के जब तुलना थी तो भारतीय जनता पार्टी ने एक स्वच्छ और राजनीतिक हिस्सेदारी के तहत इस गठबंधन धर्म को निभाया है और लगातार हम उस पर आगे बढ़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक स्पष्ट संदेश के आधार पर कि इस देश की सरकारों के संसाधन पहली जो है वो गरीबों के लिए है, उसके प्रति है। लेकिन शास्त्री जी देखिए, एक सवाल देखिए, अब चूंकि गठबंधन के अंदर भी बहुत सारी चीजें और गठबंधन में जो संख्या बल के हिसाब से ज्यादा है, अब माना यह जाएगा कि भाई कम से कम क्वेश्चन उनके ऊपर भी ये है, कह ये रहे हैं कि आपके साथ जो सहयोगी आपके हैं उनकी चलती नहीं, यानी कि सीधे तौर पर जेजेपी के ऊपर निशाना है, डिप्टी सीएम को निशाने पर ले रहे हैं। अभय चौटाला भी यही बात कर रहे हैं, ढुल साहब भी यही बात कर रहे हैं, भूपेंद्र हुड्डा को भी हम लोगों ने कई बार ये कहते हुए सुना कि सरकार के अंदर आपके गठबंधन के जो सहयोगी हैं उनकी नहीं चल रही है। ये आरोप आप लोगों के ऊपर भी है। शास्त्री जी आवाज मिल रही है आपको? हाँ, मेरे लिए थी। जी जी शास्त्री जी। अच्छा, मैंने कहा जजपा के प्रवक्ता आए होंगे। जजपा के प्रवक्ता नहीं आए, देखिए आपसे इसीलिए हुड्डा साहब, अभय सिंह जी चौटाला जो बयान देंगे, रविंद्र ढुल जी और हमारे रेणु साहब उस बातों को जस्टिफाई करने के लिए कार्यक्रमों में आते हैं। लेकिन उनके बयानों के आधार पर यदि हम देखें तो उनके बयानों में एक टीस नजर आती है, एक ऐसा फ्रस्ट्रेशन का भाव नजर आता है कि ये सरकार क्यों चल रही है, इस सरकार का हिस्सा दुष्यंत चौटाला क्यों है, इस सरकार के अंदर मनोहर लाल खट्टर कैसे जन कल्याणकारी नीतियों को लेकर रोज रोज के नए कदम कैसे उठा रहे हैं। तो केवल इस आधार के बयानों के अलावा जनता के हित में कोई होंगे, जनता के हित के लिए उनकी टीस है, ऐसा नहीं है। यह टीस केवल सत्ता से दूरी की है। लेकिन आप देखेंगे
कि जब 2009 से और 14 का कालखंड था कांग्रेस का, या चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का जो कालखंड था, उस कालखंड की जन कल्याणकारी नीतियां, राजनीतिक परिदृश्य और जिस प्रकार से सरकारी संसाधनों पर एक व्यक्ति विशेष और परिवार विशेष का हक मानकर उनका उपयोग, दुरुपयोग, सदुपयोग जैसे किया, उसको जनता ने देखा। एक एक चीज के बारे में जब जनता ने विश्लेषण किया तो 2014 में भारतीय जनता पार्टी को शासन सत्ता की बागडोर संभाली, और उनसे तब से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता और कार्यकर्ता पर ऐसा कोई आरोप नहीं लगा सकते कि सत्ता के केंद्र में होकर यह जनता के बीच किसी दबंगई का कोई उदाहरण मिला हो, सत्ता के दुरुपयोग का कोई कार्यकर्ता के ऊपर आरोप लगा हो। केवल सामान्य जनता की तरह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने आप पार्टी के साथ लगकर काम कर रहा है। शास्त्री जी, मतलब आपका कहना यह है कि ये जो बयान है तो पूरी तरह से पॉलिटिकल है, और दूसरा यह है कि वो कहीं राजनीतिक जो टीस है वो दिखती है, इसलिए इस तरह के बयान विपक्ष देता है। रविंद्र ढोल जी, ये टीस है आप लोगों के अंदर की जो इस तरह से निकलती है कि भाई ये नहीं पूरा कर रहे हैं, इनकी चल नहीं रही, इनको सरकार से बाहर आ जाना चाहिए, या वो इसका जवाब दें, वो गठबंधन में क्यों चले गए, ये सब टीस है आप लोगों की। ढोल साहब, देखिए, टीस है, लेकिन टीस ये नहीं है जो ये कह रही है। टीस है कि इनके मैनिफेस्टो के अंदर एक जनहित की जो चीज थी, जिस चीज के ऊपर रिराई करके वोटर्स ने इनको मैंडेट दिया, और जिस मैंडेट को लेकर के इन्होंने सरकार बनाई और सरकार चला रहे हैं, और उस सरकार के अंदर बहुतेरे हर प्रकार के काम हो रहे हैं, वहां पर जनहित का इतना महत्वपूर्ण काम ये क्यों नहीं कर रहे हैं? टीस है ये, टीस वो नहीं है जो ये कह रही है। इनको टीस कुछ भी हो सकती है। तो भाजपा की टीस है कि भी हम फुल मेजोरिटी में क्यों नहीं आए, जो बड़े बड़े महकमे जेजेपी को हमने दे रखे हैं वो हमारे पास होते तो ज्यादा बेहतर होता हमारे लिए। तो ये तो टीस तो इनकी भी आपस की टीस इनके नहीं होती तो ये पंचकुला के अंदर जो स्टेट बॉडी की जो मीटिंग थी, तो वहां पर ये क्यों बात करते हैं कि हम गठबंधन से बाहर आना चाहते हैं, गठबंधन से बाहर आना चाहते हैं। टीस अगर इनकी नहीं होती तो ये बार बार जो है इनके सत्ता जो है गठबंधन के टूटने की बातें क्यों चलती है, जब इनको बीच बीच में आकर के एक्सप्लेन करना पड़ता है, नहीं ये तो चट्टान की तरह मजबूत है, चट्टान की मजबूत है। तो टीस है इनकी कि भाई हम सरकार में अब आप लोग ये अगर आप ही लोग इसका डिस्कशन छेड़ेंगे तो भाई जवाब तो देना पड़ेगा ना। केवल एक है कि इन्होंने, अगर विपक्ष के तौर पर आप कहेंगे कि ये गठबंधन टूटने वाला है तो उसका स्पष्टीकरण तो आएगा उधर से ना। ढोल साहब जी, अगर विपक्ष के तौर पर आप लोग कहेंगे गठबंधन टूटने वाला है, अभय चौटाला कहें या भूपेंद्र हुड्डा कहें, तो फिर उधर से स्पष्टीकरण तो आएगा। हम क्यों कह रहे हैं? तो इनकी खुद की भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग की बात कर रहा हूं मैं। तो पंचकुला के अंदर इनकी स्टेट ऑफिस के अंदर जो मीटिंग हुई थी, मीटिंग से बाहर बिल्कुल स्पष्ट तौर पे संदेश आया था वो मीडिया के माध्यम से हमारे पास में कि भाई ये तो भाजपा की पूरी स्टेट यूनिट ने जेजेपी का विरोध किया है। हम क्या कह रहे हैं? हमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, तो भाजपा खुद बता रही है, हम कुछ भी नहीं कह रहे हैं। ये जेजेपी के एमएलए, जेजेपी के जो है डिप्टी सीएम के खिलाफ बोल रहे हैं, जो अनर्गल बयानबाजी चल रही है, जो भी चीजें चल रही है वो हम थोड़ी ना बता रहे हैं, ये तो ये खुद बता रहे हैं सामने ला करके। तो टीस तो इनकी है, ये अपनी टीस को शांत करें। हमारी टीस केवल एक है कि इन्होंने अब तक मैनिफेस्टो के अंदर ये एजेंडा लागू क्यों नहीं किया। बात खत्म। ठीक है विजेंद्र रेड्डी जी, आप लोगों की टीस है इसलिए इस तरह की बात कहते हैं। बिल्कुल, देखो रविंद्र ढोल जी ने, आयुष जी जो कहा बिल्कुल सही बात इन्होंने कही है, और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा केवल हमारी टीस नहीं है बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश की टीस है इस बात की कि इन्होंने अपने वायदे पूरे क्यों नहीं किए। ये बहका करके शासन लेंगे और हरियाणा प्रदेश की सत्ता का आनंद उठा रहे हैं, लेकिन पूरे प्रदेश को इस बात की टीस है कि भाई इन्होंने जो वायदे किए थे 50,000 प्रति वर्ष नौकरियां देने का वायदा किया था, आज हरियाणा प्रदेश को पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 बेरोजगार बनाने का काम कर दिया। हमारे को टीस और पूरे प्रदेश को टीस इस बात की है कि इन्होंने बूढ़े लोगों की पेंशन को काटने का काम किया, और पीपीपी के आधार पर जिस प्रकार से पेंशन काटी गई है उसको दोबारा से लागू करवाने के लिए बुजुर्गों को जिस प्रकार से दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है और पैसे का भुगतान करना पड़ा, हमें उस बात की टीस है। हमें टीस इस बात की भी है कि 100 साल का बूढ़ा, 90 साल का बुढ़िया जब पेंशन लेने के लिए अपने पोता पाती के भरोसे होकर के एक आश्रित हो जाती है, पहले उनको चारपाई पर बैठे पेंशन मिलती थी, हमें इस बात की भी टीस है। और आईजी हमें इस बात की भी टीस है कि आज हरियाणा प्रदेश सरकार, डिप्टी सीएम तो कह रहे थे आज मंच तो उन्होंने कहा कि हमने तो अपने 60% वादे पूरे कर दिए हैं।
सबसे बड़ा वादा जो हमारा हाँ, 75% वाला था वो भी हमने लगाया, अब वो कोर्ट में चैलेंज हो गया, उसकी एक अलग बात है, लेकिन वो उन्होंने किया। हाँ, ये किया, खुद कर दो और खुद ही कोर्ट में केस डलवा दो। जिस प्रकार से पंचायती चुनावों को 2 साल तक लटकाने का काम ये सरकार ने स्वयं केस डलवा करके करने का काम किया था, इसी प्रकार से 75% युवाओं को आरक्षण देने के मामले में भी ये वही एक तरीका अपनाए हुए हैं। दूसरी बात, आयुष जी, अभी हमारे सत्यव्रत शास्त्री जी कह रहे थे कि भाई इनको टीस किस बात की है, सत्ता की टीस है। हमें सत्ता की टीस नहीं है शास्त्री जी, हमें विकास की टीस है, हमें प्रदेश के विकास की टीस है। जिस प्रकार से अभी आप कह रहे थे कि हमारी सरकार हर गरीब व्यक्ति को मदद करना चाहती है, न केवल पेंशन बल्कि आर्थिक मदद भी करना चाहती है। सत्यव्रत शास्त्री जी, हमें टीस इस बात की है कि आज हरियाणा प्रदेश के 1.25 करोड़ लोग 1,80,000 की इनकम से नीचे चले गए हैं, जो कि आपने स्वयं आंकड़ा पेश किया कुछ दिन पहले, जो चिरायु लागू की थी उसमें आपने आंकड़ा दिया था कि 28 लाख परिवार इसमें शामिल हो गए, और हरियाणा प्रदेश के 28 लाख परिवार ऐसे हैं जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 से कम है। अंतिम व्यक्ति का उत्थान करने की बजाय आपने तो उसको जो है ना और भी ज्यादा गर्त में डालने का काम किया है। इस महंगाई, ये महंगाई डायन लेकर के आप आए हो, इस डायन ने पूरे आधे से ज्यादा हरियाणा प्रदेश को गरीबी की रेखा से नीचे डालने का काम किया है। उसका उत्थान करो, हमें इस बात ठीक है शास्त्री जी जवाब दीजिए, टीस किस बात की है विपक्ष बता रहे हैं। ठीक है शास्त्री जी जवाब दीजिए, शास्त्री जी। ठीक है शास्त्री जी, और दूसरा एक मीटिंग का भी जिक्र ढूल साहब ने किया कि देखिए वहां से संदेश आया कि आप लोग गठबंधन के साथ नहीं रहना चाहते हैं। देखिए, नहीं, उस विषय को समझना पड़ेगा आयुष जी। वो विषय था पंचायत चुनाव की हिस्सेदारी का। चुनाव से सिंबल से लड़े, सहयोग से लड़े, नहीं लड़े, वो एक राजनीतिक निर्णय होता है और गठबंधन का उसके ऊपर कोई असर नहीं है। उस समय भी स्पष्ट किया गया था, आज भी हम स्पष्ट करते हैं कि वो मुद्दा जो चर्चा होती है वो चुनाव के समय साथ और हिस्सेदारी के साथ लड़े ना लड़े ये विषय हो सकता है। ये दोनों राजनीतिक पार्टियां हैं, उसके अपनी हिस्सेदारी के लिए बातचीत करना, चर्चा करना, ये कोई बेईमानी नहीं है। लेकिन जिस प्रकार की टीस के उदाहरण दिए, आज भारतीय जनता पार्टी के शासन सत्ता में पेंशन भुगतान का जो आधुनिकतम निर्णय उसके लिए किया गया, वैसा पहले नहीं था। आज जिसको मिलती है उसके हाथ में मिलती है। आपके समय जिसको मिलती थी बिचौले के हाथ में मिलती थी, आपके शासन सत्ता के हिस्सेदार को मिलती थी, वो अपना हिस्सा काटकर आगे बढ़ाता था। ऐसा एक उदाहरण नहीं, हजारों हजारों उदाहरण उस समय के मिलते थे। इसलिए ये सीख भारतीय जनता पार्टी को तो कम से कम नहीं दी जाए कि उनको पेंशन कैसे मिलती है। सबकी इच्छा अनुसार निकटतम स्थान के ऊपर मिलती है, और जो चारपाई पर रहता है उसको पेंशन उसके घर मिलती है। इससे बड़ा उदाहरण देश के अंदर नहीं मिल सकता। जिस प्रकार के आप वादे की बात करते हैं, वादे जब हम चुनाव में आएंगे तब के लिए किए थे, जब चुनाव में आए थे तब किए थे। जब हम चुनाव में आएंगे तब तक का कालखंड उस चुनावी वायदों को पूरा करने का होता है। और यदि ऐसा नहीं होता है तो चौटाला साहब की सरकार और रविंद्र ढुल जी की सरकार के समय में जो वादे किए थे और उनका कार्यकाल कब कहां से शुरू हुआ, जरा एक बार उसकी प्रयास निकाल कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो चुनावी वादे थे वो बहुत से तो इनके समय हुए ही नहीं। और मैं ये कह रहा हूं कुछ से बड़ी बात, आज जो संतोष की बात जनता के लिए है, जस्टिस की बात कर रहे हो, वो उस समय तो ये होना था कि यदि आप कांग्रेस के हैं, यदि आप किसी परिवार विशेष के प्रति वफादार हैं, तो आपको सत्ता के केंद्र की चाबी या सत्ता के सहयोग की चाबी और सहयोग की राशि मिलेगी। यदि वहां आपका संबंध नहीं है तो आपको उसका हक भी नहीं है। ये कौन सा प्रवक्ता, मैं माननीय दोनों प्रवक्ताओं से चैलेंज करके ये बात कहना चाहता हूं कि एक भी व्यक्ति का ऐसा उदाहरण बता दें कि वो पार्टी की किसी व्यक्ति के या किसी नेता के साथ नहीं था और उसको कोई सरकारी नौकरी भी मिली हो, किसी प्रकार की सहायता भी मिली हो। और एक बात मैं दावे के साथ कह के जाता हूं आपके सामने, एक भी व्यक्ति ऐसा उदाहरण दीजिए कि ये काम बीजेपी के इस व्यक्ति के लायक नहीं था लेकिन बीजेपी में था इसलिए इसको मिल गया। यह है राजनीति की हिस्सेदारी, यह है स्वच्छ
प्रशासन का मार्ग, और ये है सबका साथ और सबका विकास। आप याद रखिए, मैं रविंद्र ढुल जी को और रेणु साहब को बड़े सम्मान के साथ कहना चाहता हूं, लोग चुनावी वादों को, चुनावों के एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा नारा गढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की और राज्यों की सरकारें वो है जिन्होंने नारा दिया, उस नारे का तंत्र डेवलप किया और उस नारे को तंत्र के माध्यम से लाभार्थी तक पहुंचाया। हम हर साल लाभार्थियों की सूची देते हैं कि ये लोग जिसके कारण से इस योजना के तहत उसको लाभ मिला। ऐसा व्यापक, उसी सूची को लेकर के भी तो शास्त्री जी सवाल उठाया ना। विजेंद्र रेड्डी जी ने कहा देखिए आपने तो पेंशन कम कर दी लोगों की, इतने सारे उसमें बुजुर्ग ऐसे हैं जिनकी पेंशन आपने काट दी। एक तो पेंशन बढ़ाएंगे वो कब है तो सवाल है ही, जिनको दे रहे थे उनके नाम भी काट दिए, उसमें से कम हो गई उनकी संख्या। देखिए आयुष जी, इस विषय में बिल्कुल क्लियर है, ये विधानसभा में भी और बाकी जगह भी डिस्कस हो चुका कि पेंशन जो है उसका हकदार कौन है, पेंशन किसको मिलनी चाहिए, ये डिफाइन हमने नहीं किया, ये कांग्रेस के समय डिफाइन हो गया था। और उसके आधार के ऊपर आप सोचिए, सरकार का संसाधन है, उस संसाधन का उस उपयोगी व्यक्ति तक जाना चाहिए जो उसका हकदार है। और मैंने पहले भी और फिर दोहरा रहा हूं कि उस व्यक्ति को यदि 5,000 से काम नहीं चलता तो और आवश्यकता पड़ती तो भी सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि उनको दिया जाए, लेकिन वो दिया तब जाता है जब योग्य व्यक्तियों के पास जाए, जो उसका पात्र नहीं है, केवल राजनीतिक पहुंच और अनैतिक आचरण के आधार पर वो लाभ को लेता है, तो उसकी गवाही न तो ढुल साहब कहेंगे और न रेणु साहब कहेंगे। और यदि ये इस बात के सहमत है कि जिसकी सरकार उसके लोगों को मिलना चाहिए या हम चाहे उसको मिलना चाहिए, तो ये न्याय होगा कि अन्याय होगा उस व्यक्ति के प्रति। मैं जवाब लेता हूं ढुल साहब, पहले मैं ढुल साहब देखिए, बातें कहने में बहुत अच्छी लगती हैं। स्वयं अपनी परिपाटी से, अपनी गठबंधन की परिपाटी से अलग होकर के इन्होंने नगर निगम के अंदर पहले तो अपना अलायंस तोड़ने का काम किया और फिर एकदम से जो है वहां पर अलायंस जोड़ने का काम किया। दोबारा एक स्टेटमेंट दे करके तोड़ा था तो क्यों तोड़ा, जोड़ा तो दोबारा क्यों जोड़ा, ये भी कभी नहीं है। इनके वहां पर जो चर्चा हुई थी, चर्चा इनकी मीटिंग में यह हुई थी कि जेजेपी से हम अलग होना चाहते हैं। इनकी वहां पे चर्चा ये नहीं थी कि भाई हम तो पंचायत के अंदर 7 पंचायत, तो उस समय चुनाव हुए नहीं थे, उस समय तो इनके पास ये बहाना लेकर के बैठे हुए थे कि मामला कोर्ट के अंदर है। वो बात ठीक है, उसके तो कम से कम 7-8 महीने के बाद में कहीं जाकर के चुनाव की बात आई है। उससे पहले तो निगम के चुनाव थे, निगम से चुनाव के पहले की बात है, जिस समय पर इन्होंने बिना किसी गठबंधन की बातचीत किए हुए अपने वहां पर अपने कैंडिडेट्स को उतारने का काम किया था। और बाद में जाकर के जब एकदम से अफरा तफरी फैली कि गठबंधन टूट गया, तब उसके बाद में दोबारा गठबंधन करने का काम किया। तो जनता के अंदर सोचने का, जनता के अंदर इस चीज को फैलाने का काम केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और जहां तक बात बाकी रही चुनावी वायदों की, तो चुनावी वायदों की लिस्ट तो बहुत लंबी होती है। उस लिस्ट को यदि कहेंगे तो हम यहाँ पर बैठ करके सप्लाई भी कर देंगे। लेकिन मुद्दा ये है कि भी आज के दिन में जो आपके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में आपने चीज रखी थी, मैंने एक चीज बड़ी बाद में बार में पूछी है कि इनकी कोऑर्डिनेशन जो कमेटी बनी थी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लागू करने के लिए, उसकी कितनी मीटिंग हो चुकी है ये बता दे। मेरे पास तो कोई जानकारी नहीं है। एक मीटिंग की तो जानकारी है मेरे पास में, फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी, उसके बाद में किसी मीटिंग की मेरे पास में कोई जानकारी नहीं है। इनके पास हो तो सार्वजनिक तो करे, कम से कम लोगों को पता तो लगे जिस मीटिंग का इन्होंने गठन किया था वो काम भी कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, विजेंद्र रेड्डी जी आयुष जी, देखिए जो इनका घोषणा पत्र है ये मैंने नोट कर रखा है, मैंने पेज निकाल लिया इस दौरान। इसमें करीब 15 इन्होंने घोषणाएं कर रखी हैं जनसेवा पत्र में और 10 के करीब है संकल्प पत्र में। मैं इनके ऊपर न जाते हुए मैं भी बड़े सम्मान के साथ अपने बड़े भाई सत्यवान शास्त्री जी की चेतावनी को स्वीकार करते हुए ये कहना चाहूंगा कि यहाँ तो ये कहते हैं कि सरकार के आदमी का काम नहीं होता, सरकार में पैसे से काम नहीं होता। यहाँ तो HPSC जो प्रदेश की सबसे बड़ी इनरोलिंग संस्था होती है, वहां के डायरेक्टर के ऑफिस से करोड़ों रुपए निकलते हैं। हर पेपर लीक होता है, पैसों का लेन देन होता है। आज प्रदेश में हर जगह भ्रष्टाचार इतना व्याप्त है
इतना व्याप्त है कि जितना हमने कभी नहीं देखा। हमारी इतनी एज होगी, कोई भी कार्य किसी भी कार्यालय में जाकर के यदि आप करना चाहेंगे तो बगैर सेवा दिए कोई कार्य नहीं होता। और तो और आयुष जी, मैं अपने बड़े भाई से ये पूछना चाहता हूं कि आपने प्रॉपर्टी आईडी बनवाई, उसके लिए आपने चार्टर तैयार किया, 7 दिन 15 दिन के अंदर काम होना चाहिए। 6 महीने के कितने केस मैं आपको दूं जिन्होंने प्रॉपर्टी आईडी के लिए अप्लाई कर रखा है और 6 महीने से उनकी प्रॉपर्टी आईडी नहीं बन करके आई। दूसरी बात आयुष जी, आपके चैनल के माध्यम से पूरा सरकार को मैं ये बताना चाहता हूं कि सरकार ने सर्वे करवा करके हरियाणा प्रदेश की प्रॉपर्टी की आईडी बनवाने का काम किया। वो इतनी सारी 90% आईडिया गलत हैं, और अगर उस आईडी को ठीक करवाने जाते हो तो 5,000 रुपए जमा करवाने पड़ते हैं। आयुष जी, गलती सरकार ने की, पैसा जनता भरेगी। एक और कमाई का साधन इन्होंने निकालने का काम किया। दूसरी बात ये कहते हैं कि हमने भ्रष्टाचार, इसको जो है ना, पैसा जिस काम के लिए जाता है उसी काम को लगता है। फरीदाबाद में 200 करोड़ रुपया बगैर काम के ही इश्यू किया जाता है। आपके सांसद मुख्यमंत्री की स्टेज पर कहते हैं 350 करोड़ रुपया आया, पता नहीं कहाँ चला गया, उसकी बात चली गई। तीसरी बात आयुष जी, मैं बड़े भाई से पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, पहले ठेकेदार नौकरी पर लोगों को लगाया करते थे, सरकार ठेके दिया करती, वो लगा करके उस काम को पूरा किया करते थे। आज हरियाणा प्रदेश के युवाओं के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ इस सरकार ने किया है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम, सरकार ने ठेकेदारी शुरू कर दी है। युवाओं को 1-1 साल के लिए नौकरी देते हैं, ठेके पे देते हैं। ये हरियाणा कौशल रोजगार निगम एक सरकारी ठेका नहीं तो और क्या है? कौन सा इसमें परमानेंट रोजगार देते हैं? आज शिक्षकों को ठेके पर लेते हैं, कौशल रोजगार निगम के माध्यम से शिक्षक को भर्ती करते हैं। क्या पढ़ाएंगे वो बच्चों को? उनको पता नहीं। कुल मिलाकर के आप लोगों के सवाल सारे इनके वादों को ही लेकर के हैं। शास्त्री जी, एक तो आपने कहा कि आप ट्रांसपेरेंसी है, जब उसका आप जिक्र कर रहे थे तो दोनों तरफ से सवाल आया, और दूसरा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर के फिर से सवाल रविंद्र ढुल जी ने उठाया कि जो कमेटी बनाई आपने उसकी कितनी बैठक हुई? एक तो सबको जानकारी है, उसके बाद क्या हुआ उसका वो किसी को नहीं पता है। जवाब दीजिए। देखिए आयुष जी, जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के लिए कमेटी बनी वो सरकारी है, और सरकारी एजेंडों पर हमारा इतना फोकस नहीं होता कि कौन कहाँ बैठा है। राजनीतिक दृष्टि से जो गतिविधियां पार्टी की सरकार की होती हैं उनके हम जवाबदेह हैं, उनकी जानकारियां हम देते हैं। लेकिन यदि ढुल साहब कह रहे हैं तो उसकी जानकारी लेकर मैं आपको शेयर करूंगा, ये मैं आपको कह के जा रहा हूं। और दूसरी बात, जिस प्रकार के पारदर्शिता की बात है, कुछ नई चीजें आती हैं तो उस सिस्टम को फॉलो करने के लिए कुछ समय लग जाता है, और लेकिन उसके परिणाम बहुत अच्छे होते हैं। डायरेक्ट पेमेंट के जो विषय है उससे मैं पहले, चाहे वो प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं के अभाव में, टेक्नोलॉजी के अभाव में, कुछ समय के लिए ऐसा लगा होगा कि बहुत महीना 2 महीना ऐसा रहता है कि वो ठीक से नहीं हो पाती, लेकिन उसके परिणाम कितने सुखद होते हैं, कितने अच्छे होते हैं, ये उसके समय बीतने के साथ है। प्रॉपर्टी आईडी को लेकर भी मैं इस बात को मानता हूं कि काफी अभी दिक्कत है, लेकिन वो दिक्कत परमानेंट है ऐसा नहीं है। आज हम दिन प्रतिदिन इस विषय को लेकर मुख्यमंत्री जी के साथ और बाकी के साथ में सतत बातचीत में है कि एक सिस्टम ऐसा डेवलप किया जाए जिसको तुरंत जनता के बीच फॉलो किया जाए। उसी चरण में ये जो परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जो त्रुटियां, शास्त्री जी, ढुल साहब का माफ कीजिएगा, रेडू साहब का उस पर काउंटर सवाल ये है कि आप फिर एक तो कुछ गलती हुई, आप अगर इस चीज को मान रहे हैं कि अगर मान लें कि कोई नई व्यवस्था आप ला रहे हैं तो उसको समझने में थोड़ा सा समय लगता है और उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हो सकता है कि सही ना हो, तो लेकिन अब उसको आप अगर दोबारा से सही करवाने जा रहे हैं तो उस पर आप पैसा ले रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? नहीं, ऐसा यदि कहीं है, ऐसा यदि रविंद्र जी ढुल के या रेणु जी के को ध्यान में आता है किसी जगह इस प्रकार की हरकत है तो निश्चित रूप से हम उसके प्रति गंभीर है, और एक भी व्यक्ति को ऐसे स्थिति में नहीं आने देंगे कि जो ये कहे कि फलाना व्यक्ति जो है केवल इसलिए काम अटका रहा है, इसलिए प्रॉपर्टी आईडी के अंदर देरी है कि वो कुछ चाहता है, वो चाहता है। उसका स्थान आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है कि उसको सस्पेंड करके कहा मेरे ऑफिस के अंदर इसकी हाजिरी लगनी चाहिए। जिसकी ऐसी हरकत मिलेगी उसका परिणाम भी मिलेगा। लेकिन मैं अपने दोनों साथियों से आग्रह करूंगा कि हम और आप सब राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, और यदि ऐसा कोई शासन तंत्र के अंदर बैठा व्यक्ति जनता को लूट खसूट के लिए है तो उसको सामने लाना चाहिए, और मैं आपके साथ हूं। उस व्यक्ति का उसका स्थान जहां है वहां पूछेगा। बताइएगा रेणु साहब आप बताइएगा।
आयुष जी, सरकारी रसीद कटती है, स्वयं सरकार पैसा लेती है। अगर आपने नॉर्मल करेक्शन करवानी है तो 500 रुपए पर आईडी फीस है। अगर आपने तत्काल में ठीक करवानी है तो 5,000 रुपए की रसीद कटती है। अगर कोई लूट रहा तो स्वयं सरकार ही लूट रही है। इसके अलावा जो दूसरा चैनल है, दूसरी जो सेवाएं हैं वो अलग है। ये तो सरकार की रसीद कट के आती है, सरकारी खजाने में जमा होती है। शास्त्री जी, आप किसकी बात करोगे? जब स्वयं सरकार ने फीस निर्धारित कर रखी है तो दूसरों को कहने की जरूरत नहीं। शास्त्री जी कह रहे हैं रसीद कटती है, विजेंद्र रड़ू जी कह रहे हैं वो रसीद कटती हो तो फिर सरकारी खजाने में जा रही है, रसीद काट के आप दे रहे हैं। देखो, मैं इसमें इतना मैं अभी कंफर्म रूप से नहीं कह सकता। ये विषय मेरा थोड़ी देर पहले भी कुछ साथियों के साथ डिस्कस कर रहा था, लेकिन ये मैं जानकारी मेरी अभाव की बात माने या इसके लिए कुछ भी मैं क्षमा चाहूंगा कि उसकी तत्काल की ये फीस है, ऐसा मुझे कम से कम जानकारी नहीं है। इस विषय में मैं नहीं कह सकता ऑथेंटिक रूप से, लेकिन मैंने जो बात कही है वो उनके लिए कही है जो भ्रष्टाचार के नाते यदि किसी व्यक्ति को काम को रोक रखा है और ऐसी कोई स्थिति है तो मैं माफी के साथ आप सबसे भी और दर्शकों से भी इस बात की माफी चाहूंगा कि मुझे इस चीज की जानकारी नहीं है। मैं जानकारी लेकर इस बारे में ढोल साहब बिल्कुल ठीक बताई मेरे भाई ने कि तत्काल समाधान स्कीम हरियाणा सरकार की आई है जिसके अंदर 500 से 5,000 रुपए फीस ली जा रही है। इसकी नाम भी बता रहा हूं मैं सत्यव्रत जी को, तत्काल समाधान फीस है। और दूसरी बात जो है यहाँ पर जो हमें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की कमेटी की बताई, मैं इनको बता दूं सरकारी कमेटी नहीं है, गैर सरकारी कमेटी थी। भाजपा और जजपा के गठबंधन की कमेटी थी, उसके अंदर गैर सरकारी लोगों को ही शामिल किया गया था। उनके हेड जरूर अनिल विज जी बनाए गए थे, लेकिन राजदीप फोगाट जी सरकार का हिस्सा नहीं है, उस समय तो नहीं थे। उसके बाद में उनको चेयरमैन बनाया गया, वो एक अलग बात है। पूर्व विधायक डॉक्टर केसी बांगड़ भी सरकार का हिस्सा नहीं है, उनको भी इसके अंदर मेंबर बनाया गया। तो ज्यादातर लोगों को उनको एडजस्ट किया गया था इस कमेटी के अंदर, जो किसी भी हालात में सरकार का हिस्सा नहीं है, एक्सेप्ट फॉर केवल और श्री अनिल विज जी, सरदार निशांत सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष है जेजेपी के, वो भी उसका। तो ये एक सरकारी कमेटी नहीं है, ये कमेटी गैर सरकारी थी। भाजपा और जजपा के गठबंधन के जो मैनिफेस्टो के जो आपके जो वायदे थे, उन वायदों को पूरा करने के लिए बनाई गई थी। उसकी कोई भी मीटिंग नहीं हुई है, एक बार फोटोशूट जरूर हुआ था। ठीक है, चलिए रविंद्र जी, और अब हम लोग भी यही देखेंगे कि आखिर ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और आगे कैसे बढ़ता। बहुत शुक्रिया आप तीनों लोगों का समय निकालने के लिए, आज इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर के सवाल है, सबसे सवाल महत्वपूर्ण है वृद्धावस्था पेंशन को लेकर के, और अब देखना यह है कि जो 5100 की बात की जा रही है, ये सम्मान पेंशन कब तक मिल पाती है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।